हेलो गाइस, वेलकम टू जे आर साइंस चैनल। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं आपकी 64th वर्कशीट जो कि आई है आपकी 10 जनवरी 2022 को। इसमें हम जनन के बारे में जानेंगे। गाइस, हम देखते हैं कि हमारे जिंदा रहने के लिए खाने पीने की ज़रूरत होती है, सांस लेने की भी ज़रूरत होती है और हम उत्सर्जन भी करते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं हम करते रहते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो अब हम तुलना करते हैं प्रजनन की। ये प्रजनन भी क्या उतना आवश्यक है? मेरे ख्याल से और आपके ख्याल से नहीं। अगर इसको हम ना भी करें तो भी हम अच्छी तरीके से जीवित रहते हैं। लेकिन क्या गैर आवश्यक प्रक्रिया है? यानी कहीं ना कहीं तो ज़रूरत महसूस होती होगी, या बिल्कुल भी नहीं है? तो इसको हम समझते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका एक एग्जाम्पल है। आप कल्पना कीजिए कि मोर जो है प्रजनन करना बंद कर दे, तो क्या होगा? मोर की जो संतति है वो नहीं होगी, मोर के आने वाले बच्चे नहीं होंगे तो ये मोर भी एक दिन जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो इस पूरे मोर का वंश खत्म हो जाएगा। इसी तरह से यही बात हम सारे मोर पर अप्लाई कर दें इस दुनिया के, तो क्या होगा? आगे उनके बच्चे होना बंद हो जाएंगे तो मोर की पूरी प्रजाति ही नष्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रजनन जो है किसी एक के लिए तो आवश्यक नहीं है, एक प्रजनन ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरी प्रजाति के लिए आवश्यक है। अगर पूरी प्रजाति प्रजनन करना बंद कर देगी तो वो नष्ट हो सकती है। अतः ये भी एक जरूरी प्रक्रिया है, किसी एक के लिए नहीं, पूरी प्रजाति के लिए। आइए अब हम देखते हैं अमीबा में किस तरह से प्रजनन होता है। यह आपके सामने एक अमीबा है, अमीबा की कोशिका। आप सब जानते हैं ये एक कोशिकीय जीव है, पूरा जीव एक कोशिका का ही बना होता है। अब इसमें प्रजनन किस प्रकार होता है? इसके अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए की प्रतिलिपियां बनती हैं। डीएनए कॉपी होता है, डीएनए का अणु होता है जिसमें कि इनकी आनुवंशिक जानकारी होती है। अब धीरे धीरे ये विखंडन स्टार्ट हो जाता है। आप दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे कोशिका विभाजन जैसे ही हुई तो ये धीरे धीरे विभाजन की ओर बढ़ रहा है। कुछ समय के पश्चात आप देखेंगे यह दो कोशिकाओं में विभाजित होता सा प्रतीत हो रहा है और अंततः ये बिल्कुल अलग हो जाती हैं और दो अलग अलग संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब इस आधार पर दो क्वेश्चन है, कौन सा अणु अपनी प्रतिलिपि बना रहा है? अब आप कह सकते हैं डीएनए है, डीएनए ने अपनी प्रतिलिपि बनाई है जिससे कि संतति कोशिकाएं उत्पन्न हुई हैं। अगला क्वेश्चन, क्या संतति अमीबा बिल्कुल जनक की कॉपी की तरह दिखती हैं? जनक क्या कौन सा है? जनक देखिए ये वाला जनक है। तो ये संतति कोशिका है, हाँ बिल्कुल दिख रही हैं, एक जैसी दिखाई दे रही होंगी आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, बिल्कुल जनक की कॉपी की तरह ही दिखती हैं। अब हम आगे चलते हैं, डीएनए के बारे में जानते हैं। गाइस, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। कि डीएनए की फुल फॉर्म है, एग्जाम में अक्सर आती है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये एक अनुवांशिक सामग्री है जो एक कोशिका में गुणसूत्रों के रूप में मौजूद होती है। इसी में सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। इस डीएनए में शरीर के डिजाइन, चयापचय गतिविधियां, सेलुलर उपकरण आदि के ब्लूप्रिंट सहित किसी जीव की सभी विशेषताओं के बारे में जानकारी शामिल है। एक पिता जो होता है उसकी सारी इसमें जानकारी होती है डीएनए के अंदर। तो जैसे ही वो डीएनए उनकी जो है आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित होता है, जाता है, तो उनके गुण उसमें लेकर के जाता है। आपने देखा भी होगा ना कि हमारे माँ बाप से हमारी शक्ल मिलती है, उनकी आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी मिलती है। तो ये सब इसी कारण होता है, डीएनए में सारी जानकारी स्टोर्ड होती है और वो बच्चों में ट्रांसफ़र होते ही कुछ गुण माता पिता के लेकर के आती हैं। जब कोई कोशिका विभाजित हो रही हो तो डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के साथ साथ कोशिकीय उपकरण की नकल भी होना चाहिए ताकि संतति कोशिकाएं जीवित रह सकें। तो कोशिकीय उपकरण की नकल होनी चाहिए, क्योंकि जब वो एनवायरनमेंट ही नहीं होगा, वो उपकरण भी नहीं होंगे जो कि सेल्स को जो है कॉपी करते हैं, तो फिर कोशिकाएं जीवित भी नहीं रह पाएंगी। तो इसीलिए कोशिकीय उपकरण भी की भी नकल होनी चाहिए ताकि डीएनए की प्रतिलिपियां बाद में भी बन सकें। इसके अलावा डीएनए की प्रतिलिपि बनाना किसी भी अन्य जैव रासायनिक प्रक्रिया की तरह ही एकदम सटीक प्रक्रिया नहीं है। अब देखिए, ये प्रक्रिया भी एक सटीक प्रक्रिया नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ये एकदम सारी इन्फॉर्मेशन को एग्जैक्ट ट्रांसफ़र कर देती है। कुछ ना कुछ तो परिवर्तन दिखते ही है ना। हम बिल्कुल नहीं तो क्या होते, अपने माँ बाप की तरह बिल्कुल उनकी तरह कॉपी होते, उनकी फेस हमारे फेस से बिल्कुल ही मिल रहा होता, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही है ना। और इसी को हम बोलते हैं विविधता। तो भिन्नता का कारण ये विविधता ही होती हैं।
और कभी कभी ये विविधता काफ़ी कठोर भी हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि जो कोशिकीय उपकरण होते हैं वो असंगत हो जाते हैं और संतति की मृत्यु भी हो जाती है। जब विविधता हद से ज़्यादा हो जाए तो ऐसा भी हो जाता है। तो अब हम जानते हैं कि प्रत्येक कोशिका अपनी आनुवंशिक सामग्री की नकल करते समय अलग अलग डिग्री में विभिन्नता दिखाती है। यही विकासवाद का आधार है। तो अलग अलग तरह की जो भिन्नताएं आती हैं, किसी में कुछ विशेष भिन्न आ गया, किसी में कोई विशेष नकल आ गई, तो यही विकासवाद का आधार बनता है आगे जा कर के। गैस विविधता का महत्व तो जान लेते हैं। ये विविधता का आखिर मतलब क्या है? तो इसका सीधा सा है, किसी जीव के आवास में उसके शरीर के डिजाइन और विशेषताओं को बनाए रखने के लिए डीएनए की प्रतिलिपि आवश्यक है, जो न केवल जीव के निर्वाह में मदद करती है बल्कि एक प्रजाति की स्थिरता को भी बनाए रखती है। किसी शरीर के डिजाइन और विशेषताओं के लिए विविधता आवश्यक होती है। हर बार जब कोई जीव प्रजनन करता है तो विविधताएं आती हैं। हमेशा प्रजनन करते समय कुछ ना कुछ विविधताएं जरूर आएंगी संतति कोशिका में, और ये जीव के अनुकूलन में मदद करती हैं। तो अनुकूलन जो होता है, एडेप्टेशन हम जिसको बोलते हैं, उसमें भी ये विविधताएं हेल्प करती हैं समय के अनुसार। जनन की मूल परिभाषा को जानिए। जनक के समान मूल लक्षणों वाले विद्यमान जीव से नए जीव के निर्माण की प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। ठीक है। अब ये जनन कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है गाइस। एक होता है अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? केवल एक माता पिता की ही आवश्यकता होती है, जैसे आपने अमीबा में देखा था अभी। और लैंगिक में क्या होगा? दो माता पिता की आवश्यकता होगी। एक तो होगा नर और दूसरी होगी मादा यानी फीमेल। अलैंगिक में युग्मक नहीं बनेंगे, लेकिन लैंगिक में युग्मक बनते हैं। युग्मक भी कौन से? नर और मादा वाले। तीसरा, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। अलैंगिक में गुणसूत्र हमेशा इक्वल रहेंगे, लेकिन लैंगिक जनन में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। मियोसिस की प्रक्रिया होती है, आपने पढ़ी होगी। इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है जब युग्मक का निर्माण हो रहा होता है। नेक्स्ट स्टेज, पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक जीव या प्रजाति की भूमिका होती है। इसे इसका निकेत कहा जाता है। पर्यावरणीय प्रभावों के कारण निकेत की भूमिकाएं बदलती रहती हैं। तो चलिए गाइस, जल्दी से हम इनके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रजनन में डीएनए की नकल का महत्व क्या होता है? तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, किसी जीव के आवास में उसके शरीर के डिजाइन और विशेषताओं को बनाए रखने के लिए डीएनए की प्रतिलिपि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भिन्नता क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये आप लिख सकते हैं, दो कारण है भिन्नता के महत्वपूर्ण होने के लिए। पहला, प्रजाति की स्थिरता बनी रहती है, तो उसके लिए ये सहायक होती है। और दूसरा, जीव के अनुकूलन में, एडेप्टेशन में, जो पर्यावरणीय कारकों से जरूरी होते हैं, उनसे समष्टि को बचाए रखती हैं। तो ये दो कारण हैं जिनकी वजह से भिन्नता महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सभी कोशिका अणुओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार अणु का नाम बताइए जो सामान्यतया आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य करता है। इसका आंसर होगा डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। लास्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक और लैंगिक जनन में तीन अंतर लिखिए। तो तीनों अंतर गाइस आप यहाँ से लिख सकते हैं। अलैंगिक में केवल एक माता पिता की जरूरत होती है, लैंगिक में दो की जरूरत होती है, नर और मादा की। अलैंगिक में युग्मक नहीं बनते हैं, और लैंगिक में युग्मक बनते हैं। कौन कौन से? दो बनते हैं, नर और मादा वाले। अलैंगिक में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है और इसमें आधी हो जाती है प्रजनन के दौरान। तो गाइस, ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वर्कशीट। अगली बार हम मिलते हैं नई वर्कशीट और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।